हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये समझे थे कि क्लास 9 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समझे थे। अब हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 3 को समझेंगे, जिसका नाम है अफवाह। ठीक है, तो अफवाह किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। पूरा टॉपिक वाइज आप लोग को समझाया जाएगा, ताकि आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम में या आप लोग को कहीं भी समझने में या फिर उसका जवाब देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इससे पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को बता देती हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो है, अगर कहीं आप लोग को कोई दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा या फिर उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, कोई भी अगर सवाल हो। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों के हम लोग जान लेते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ कि आप लोग यहाँ समझिए, आप लोग को इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग सिर्फ अभी समझिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जब उच्चावाच किसे कहते हैं। ठीक है, तो उच्चावाच क्या होता है कि पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को उच्चावाच कहते हैं। ठीक है, इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। जैसे पृथ्वी तो हमारा पूरा सपाट समतल नहीं है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, तो इसका जो है, इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो प्रथम श्रेणी में क्या आते हैं कि इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी में महाद्वीप और जो महासागर उसमें बनी आकृति है। ठीक है, असलाकृति जो भी बनती है उसे हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उच्चवाच में क्या आएगा कि काट छाट अपर्दन की क्रिया से बनने वाले। एक तो पहला तो हमारा था क्या कि कि महासागर महाद्वीप था। अब महासागर महाद्वीप के ऊपर जो हमारा आकृति बना है, ठीक है, वो। और तीसरे में क्या है कि काट छाट के द्वारा, यानी नदियों के द्वारा, अगर कोई हवाओं के द्वारा अगर कुछ काट छाट के बनने वाले जो आकृति है, होता है ना, घिसावट के कारण अपर्दन क्रिया के द्वारा, तो उस आकृति को हम तृतीय श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो जिससे कि बहुत सारे से ऐसा करके घाटी, जैसे नदियों द्वारा अगर बहती हो टेढ़ी मेढ़ी ऐसा करके टाइप की होती है, तो उसे ऐसा करके घाटी कहते हैं। ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच से अगर उसका नदी का चौड़ाई कम हो तो वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो इस तरह से, ठीक है, हम लोग इसको आगे विस्तार से और समझेंगे। तो ये थे, इसमें है कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो अपक्षय हम उसे कहते हैं जो भौतिक रूप से काट छाट होता है, अपर्दन की क्रिया होती है। ठीक है, जिसपे हम लोग अपने आप वो चट्टान टूटती है, हम उस पर बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उस पर बल लगा रहे हैं, हम उसको काटने का या टूटने का प्रयास करें, तोड़ने का, तो वो हो जाएगा रासायनिक क्रिया। ठीक है, दूसरा है अपर्दन। अपर्दन यानी कि चट्टानों में घिसावट को, अगर चट्टानों में घिसावट हो रहा है पानी के द्वारा, यानी नदियों के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, तो उसे हम अपर्दन क्रिया कहते हैं। अगर किसी चीज में भी आप घिसावट करोगे तो वो क्या होगा, उसमें अपर्दन की क्रिया हम कहते हैं। अब जो है बचा आप लोग का निक्षेपण। ठीक है, तो निक्षेपण में हम क्या कहेंगे कि अगर जो चीज कटा हुआ है उसको हम अगर जमा करते हैं, ठीक है, तो उसको हो गया आपका निक्षेपण। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे एक ये रूल है आपका, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका रूल है और ये अगर छील रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये छील रहे हैं तो इसका कुछ शेष जो है वो बच जाता है, रह जाता है। ठीक है, उसको अगर हम जमा करते हैं, उसको निक्षेपण करें, और अगर हम उसको घिस के जैसे छील रहे हैं तो वो अपर्दन क्रिया होगी। और जो गिर गया हमारा नीचे वाला भाग जो हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, उसको अगर जमा करके रखते हैं कहीं, तो वो हो गया निक्षेपण। ठीक है, जो हम लोग छील के रखें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा नदी के बारे में आपको बता देते हैं। तो नदियाँ जहाँ से निकलती है, जिस स्थान से निकलती है, उसे नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। ठीक है, और नदी का मुहाना हम किसे कहेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आप लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है नदियों के बारे में, तभी आपको नदियों के बारे में समझ में आएंगे। ठीक, तो नदी का मुहाना, जहाँ से नदियाँ जो है सागर में मिल जाती है। मान लीजिए ये आपका क्या है, नदी है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, सागर है। तो यहाँ जैसे आके ये नदियाँ मिलेंगी, सागर में अपना पानी जो है गिराएगी, तो ये हो गया आपका नदी का मुहाना। ये वाला भाग हो जाता है नदी का मुहाना। इनकी जो है 3 अवस्थाएं होती है नदी की। तो पहली अवस्था क्या होती है, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, एक होता है क्या आपका युवा अवस्था, ठीक है, दूसरा होता है प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है, और तीसरा होता है आपका वृद्धावस्था। ठीक है,
आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ समझिए, आप लोग को इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं उसकी होती है, जैसे मनुष्य में भी होती है। तो क्या होता है कि युवा अवस्था में नदियां जो है पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल अपर्दन करती है। वो उस जब युवा अवस्था में अपनी होती है तो वो सिर्फ काटने छाटने का, अपर्दन मतलब को बताए थे, काटने चट्टानों को काटती है वो, और जो भी अपने रास्ते में होती है उसको काट छाट के वो आगे बढ़ती है, ठीक है। प्रौढ़ा अवस्था में वो क्या करती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। नदियाँ को जब वो पहाड़ों से पर्वतों से नीचे उतरती है काट छाट की प्रक्रिया द्वारा, तो वो मैदानी इलाकों में वो बहती है, ठीक है। और अपने साथ जो है अपर्दन को साथ ही साथ अपने ले जाती है, जमा कर। मान लीजिए थोड़ा सा आगे मिला, उससे अब काट के वो पर्वतों से नीचे आई, ठीक है। मान लीजिए ये आपका पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकली, यहाँ पे उसका चट्टान कुछ मिला, वो अपने साथ लेके आई अपर्दन क्रिया द्वारा। यहाँ तो जब वो काट रही है तो ये युवावस्था हुआ, फिर अपने साथ कुछ सिल्ट वगैरह गाद वो अपने साथ लेके आ रही है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, फिर इसे भी यहाँ पे जो था उसको भी फिर आगे लेके आई, तो यहाँ जमा हो गया, फिर आगे बढ़ रही है, इसी तरह वो लेके आती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रौढ़ा अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में वो लेके आ सकती। लेकिन जब इसका वृद्धा अवस्था कब आता है, जब यहाँ मान लीजिए समुद्र है आपका और इस जगह पे वो गिरने वाली है, ठीक है, तो गिराने वाली है, तो ये हो जाता है उसका वृद्धा अवस्था। अगर इसका ढलान कम रहे तो इस अवस्था में वो क्या करती है, अपने साथ लाई हुई जो नीचे जो जमा करना है उसे जमा किया हुआ नीचेपन को वो नहीं गिरा पाती है, ठीक है। तभी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। नदियाँ जब क्या करती है, अपने साथ लाई हुई मिट्टी गाद को वो समुद्र में नहीं गिरा पाती है और क्या करती है, विभिन्न भागों में वो बट कर उसे गिराती है, ठीक है। विभिन्न भागों में बट कर अपने पानी को समुद्र में गिराती है, तो क्या होता है, उसे जल वितरिका कहते हैं। जो बटे हुए भाग है, भागों से निकलने से जल वितरिका कहते हैं, ठीक है। जल का वितरण हो जा रहा है और अपने साथ लाई गई सिल्ट को वो क्या करती है, वहीं जमा कर देती है, जिससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। किसका होता है, आपका डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अगर वो जो है अब नहीं गिरा पाती समुद्र में और वहीं जमा कर देती है तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप कि 2 सबसे बड़ी नदियां हैं, जितनी लंबी नदियां होगी, ठीक है, वो अपने साथ उतने ज़्यादा ही क्या करेगी, अपर्दन की क्रिया कर निक्षेपण करेगी और उससे बड़ा डेल्टा बनता है। एक होता है गंगा का डेल्टा, एक है ब्रह्मपुत्र का, गंगा का डेल्टा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी है जिसके द्वारा एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण किया गया है। तो क्या है उसका नाम, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए। पर जब ये नदियां आके क्या करती है, इसका ढलान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सीधे समुद्र में अपने साथ लाई हुई चीज़ों को भी क्या करती है, समुद्र में गिरा देती है। जो वो अपर्दन की क्रिया द्वारा अपने साथ जमा करके लाई थी, उस गाद को भी वो क्या करती है, समुद्र में वो गिरा देती है। तो इससे कहते हैं हम एस्चुरी, ज्वारनाद, हिंदी में क्या कहता है, ज्वारनाद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्चुरी। तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो है नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में पश्चिम की ओर आकर वो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। और पूर्वी और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र है और आपका महानदी है, ये सभी महानदी गोदावरी, ये सब क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दिया गया है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि नदी का बात। तो हम लोग अफवाह के बारे में जानते हैं। यहाँ हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझा दिए क्या है नहीं है नदियों के बारे में। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि अफवाह शब्द क्या है, ठीक है। अफवाह शब्द नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र मतलब क्या होता है आपका, तो नदी तंत्र मतलब होता है कि बहुत सारे नदियों का संगम। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, इसकी एक शाखा है इस तरह से, इधर से आ रही है एक शाखा, इधर से आ रही है एक शाखा, इधर से आ रही है। तो ये जो शाखाएं आ रही है मिल के क्या करती है, एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। ये सभी शाखा एक नदी में मिल जाती है और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अफवाह, ठीक है। ये नदी तंत्र, इसे हम अफवाह शब्द को परिभाषित करते हैं, ठीक। अब जाके आगे क्या करेंगे, जब ये आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप जानते हैं इससे समुद्र का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो झील का भी निर्माण किस प्रकार होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो झील का निर्माण बता ही देते हैं आप लोग को कि
जब नदियाँ जब टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, ठीक है, मान लीजिए ये नदियाँ जो है इस तरह से बहती है, ठीक है, तो अपने युवा अवस्था में वो टेढ़ी मेढ़ी तो चल लेती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका ताकत कम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, सीधे जाने का प्रयास करती है वो। तो क्या होता है, ये जो भाग उसका बच जाता है, तो इससे झील का निर्माण हो जाता है। ये सीधा चल गया, इधर वाला भाग आपका रह गया। इससे हम गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। क्यों इसका नाम गोखुर झील पड़ा है आपका? इसका नाम गोखुर झील क्यों पड़ा है? क्योंकि ये गाय के खुर के ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका झील का निर्माण होता है। एक उल्का पिंड के गिरने से अगर कहीं गड्ढा हो गया है तो वर्षा का पानी वहाँ जमा होते होते क्या होता है, वहाँ झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा ये तो हो गया कि अफवाह सब समझ में आ गया। तो अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो शाखाएं हैं, मान लीजिए ये नदी है, ये शाखाएं, ये आपका शाखाएं हैं, ये शाखाएं जिस क्षेत्र से होकर बह रही है, ठीक है, जिस क्षेत्र से होकर बह रही है उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह द्रोणी, ठीक है। चीज को याद रहेगा, जिस क्षेत्र से होकर बह रही है उसे हम लोग अफवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं जल विभाजक क्या है, ठीक है। जल विभाजक है वो कि जब दो नदियां, ठीक है, जब दो बड़ी नदियों को बीच में से अलग किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। अफवाह द्रोणी को दो, ये जो एक आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो बड़ी नदियां हैं आपका, ये दोनों को क्या कहते हैं, बीच से अलग किया जा रहा है, जाना जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जल विभाजक, यानी दो नदियों को अलग किया जा रहा है बीच से, इसे हम जल विभाजक कहेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी नदी अमेजन है और सबसे बड़ी नदी द्रोणी, अफवाह द्रोणी भी क्या है, अमेजन नदी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कि भारत में अफवाह तंत्र हम किसे कहते हैं, ठीक है। भारत में क्या है, अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र में भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटा गया, एक हिमालय की नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। हिमालय की नदियां हम किसे कहते हैं, हिमालय की नदियां 12 होती है, उसमें वर्ष भर पानी उसे मिलता है। एक तो उसे हिम के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा हिमालय से प्राप्त होता है, दूसरा उसे मानसून के तहत वर्षा के द्वारा भी उसे प्राप्त होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय, और ये चौड़ी भी होती है, ठीक है, लंबी भी होती है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी ऐसी नहीं होती, वो मानसून पर सिर्फ डिपेंड होती है, वो वर्षा पर निर्भर रहती है, ठीक है। उसे वर्ष भर पानी नहीं मिलता है, ठीक है, और वो गहरी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, चौड़ी नहीं होती है, छिछली होती है, ठीक है। ये है इनकी डेफिनेशंस, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे। तो हिमालय की नदियाँ, ठीक है, जब क्या करती है, वो पहाड़ों से निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ आपका पहाड़ है, ये एक पहाड़, ये तो पहाड़ों से जब निकलती है वो, ठीक है, तो गार्ज का वो निर्माण करती है, अपरदन क्रिया द्वारा क्या करती है, वो गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ से पानी गुजरती है, मान लीजिए दो पहाड़ है ऐसे, यहाँ पहाड़ है, पानी जो हिमानी से, यानी हिम के द्वारा जब वो नदियाँ निकलती है ऐसे पानी, तो वो क्या करती है, अपने साथ पहाड़ों को काटती है, ठीक है, अपरदन काटती है, मतलब अपरदन की क्रिया करती है और फिर इससे वो निकल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, गार्ज का निर्माण होता है, ठीक है। किसका होता है, गार्ज का। अगर ये गार्ज ज़्यादा गहरी होगी है, ठीक है, और सीधी सपाट जा रही है, और थोड़ा इसमें जो है इतनी चौड़ी इसका फैलाव भी नहीं रहे, तो क्या करती है, वो आई आकार की घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। समझ में आ रहा है, आई आकार की घाटी। एक यूएसए में कोलोराडो नदी पर एक स्थित है ऐसा, ठीक है, आई आकार की घाटी, ठीक है, जो गार्ज से भी ज़्यादा गहरी होती है। अब मान लीजिए कि आपका जैसे ये क्या बोलते हैं, आपका दो पहाड़ों, मान लीजिए अगर ये एक पहाड़ है आपका, ठीक है, और इधर भी एक पहाड़ है आपका, इधर भी आपका एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ों से, ठीक है, जब नदियाँ निकलती है, नदियाँ जब निकल रही है तो क्या होता है, वो भी आकार का एक शेप बनाती है। नदियाँ जब चौड़ी ज़्यादा ना हो, ठीक है, दो पहाड़ों की दूरियों के बीच जब नदी निकल रही है और उनका जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी आकार का एक से शेप बनाती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, भी आकार की घाटी। जब दो पहाड़ों के बीच से, मान लीजिए दो पहाड़ों, ये मान लीजिए ये पहाड़ और इधर पहाड़, ठीक है, अगर इधर आपका निकल रही है तो ये तो आपका भी आकार का शेप बना रही है, ठीक है, अगर ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और एक है आपका, मान लीजिए ये है और एक ये है, अगर इसका शेप बहुत ज़्यादा है और इधर से पानियाँ निकल रही है और यहाँ चौड़ी है थोड़ा,
ठीक है, पहाड़ों के बीच क्या है, यहाँ चौड़ी है, तो ये यू आकार की घाटी का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आप लोग को भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी समझ में आ गया, आई आकार की घाटी समझ में आ गया, गार्ज आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, एस आकार की घाटी समझ में आया ना कि एस, जैसे नदियां ऐसे ऐसे टेढ़े में चल रही है तो एस आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे हम विसर्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विसर्प। ठीक है, चलिए तो फिर आगे और बढ़ते हैं। इससे आगे भी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जल प्रपात का निर्माण कैसे होता है, अवनकुंड का। जब नदियां पहाड़ों के बीच से निकल रही है, ठीक है, जब नदियां क्या हो रही है, पर्वतों के बीच से ऐसे निकल रही है, ठीक है, निकलने के बाद वो क्या कर रही है, झरने की तरह नीचे गिर रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, झरने की तरह नीचे गिर रही है, जिसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वाटरफॉल, हिंदी में जलप्रपात, और झरना जिसको हम लोग आप लोग बोलते हैं तो उसे उर्दू में कहा जाता है झरना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये जब गिरती है तो नीचे एक यहाँ गिरती है, तो इससे अवन जो एक गड्ढा में गिरती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या कहा जाता है, अवन कुंड। ठीक है, अवनवन कुंड कहा जाता है झरने के पानी। और फिर यहीं से क्या होता है, वो नदियों की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को हो गया, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चीज़ तो हम आपको बता दें कि नदी की विभिन्न अवस्थाएं के बारे में। गोखुर झील का देखिए किस प्रकार हम बताए थे कि ये ऐसा करके ऐसे जाती है। और जब नदियाँ जो है, देखिए जब नदियाँ जो है सीधी होने का प्रयास करती है तो ऐसे 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 जाती है, लेकिन जब नदियाँ सीधी बहने की कोशिश करते तो वो अपने पास ये छोड़ देती है जगह को, और वो साइड में होकर क्या होता है, एक झील का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हिमालय की जो नदियाँ हैं उसको देख लेते हैं। हिमालय की नदियाँ क्या, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इससे मिलती है। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी जो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से होकर निकलती है, और गंगा जो है हिमालय के गंगोत्री एक ग्लेशियर है वहाँ से होकर निकलती है। ठीक है, जो उत्तराखंड में आपका संतोपति हिमानी है। ठीक है, उस तरह से फिर आगे बढ़ती है वो धौलाधर, विष्णु गंगा नदी, फिर अलकनंदा होके फिर वो आगे बढ़ती है, कर्णप्रयाग में मिल जाती है, फिर वो आगे बढ़ के मंदाकिनी में मिलकर फिर भागीरथी के साथ उसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, दिया जाता है। तो क्या होता है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर जब निकलती है वो, ठीक है, वो चलाती है। सिंधु नदी आपका जम्मू कश्मीर होते है, और ब्रह्मपुत्र नदी आपका इधर से असम होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। ठीक है, तो इसमें आपका कहा गया है कि प्रवेश के इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का भी निर्माण करती है। ठीक है, इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं। अगर कोई नदियां है तो उसकी सहायक नदियां होगी, क्योंकि सहायक नदियों से ही मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की भी है। ठीक है, तो और सिंधु नदी की भी है। तो सिंधु नदी की क्या क्या सहायक नदियां हैं, तो सतलुज है, ब्यास है, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई कहाँ जाती है, वो अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर आपका ये हमारा मैप, इस जगह पे मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी समझाने के लिए, इधर आपका तिब्बत है, तो यहाँ से निकल के जब सिंधु नदी ऐसे आपका होते हुए इधर पाकिस्तान की ओर आती है। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या होता है आपका चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी आते हुए इधर सिंधु में मिलती है। यहाँ जम्मू कश्मीर में वो क्या होती है, झेलम नदी जो चिनाब से आकर मिलती है। यहाँ आपका है ब्यास नदी, रावी नदी, जो उसका भी उद्गम स्थल आपका हिमाचल प्रदेश है, वो भी आपके चिनाब से मिलती है। तो चिनाब की दो सहायक नदियां क्या है, झेलम और रावी। ठीक है, और ब्यास भी आपका इधर से आके मिलती है। तो तीन कौन सी नदियां जो हिमाचल प्रदेश से आपका उद्गम स्थल है, तो एक है आपका चिनाब, रावी और ब्यास। ठीक है, और एक सतलज है जो आपका इधर से होकर निकलती है और आके
यहाँ मिल जाती है सिंधु नदी में। ठीक है, तो सारे नदियाँ, ये जो 5 नदियाँ आके किससे मिलती है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए किस में मिल जाती है? अरब सागर में। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं, गंगा नदी को समझते हैं। गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा की मुख्य धारा भागीरथी यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ इसका है गंडक, कोसी, ये सब उसकी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो है उत्तराखंड के क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है आपका? उत्तराखंड के संतोपति हिमानी। ठीक है, क्या है? संतोपति हिमानी से वो क्या करती है? 2 नदियां ऐसे आपका निकलती है। ठीक है, निकलती है। इसमें क्या होता है? धौली गंगा। ठीक है, क्या है कि धौली गंगा, क्या है आपका? धौली गंगा। एक है विष्णु गंगा। ठीक है, ये 2 नदियों के संगम, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, कैसे बता रही हूँ। ठीक है, एक है विष्णु गंगा की नदी। दोनों जब मिलती है तो उसका वो क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, जब 2 नदियाँ ऐसे मिल जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जब यहाँ मिलती है तो ऐसे तो इसको कहा जाता है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, पर इसका ऐसे नाम क्या पड़ जाता है? इसको विष्णु प्रयाग के नाम से आपका जाना जाता है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, दूसरा फिर जब ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है तो पिंडार एक नदी है। ठीक है, उससे जाकर मिलती है तो वहाँ इसका नाम क्या होता है? कर्ण प्रयाग। क्या हो जाता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर ये आगे जाकर क्या होती है? मंदाकिनी एक आपका नदी है। तो अलकनंदा जब आगे की ओर बढ़ती है तो मंदाकिनी एक नदी है, उससे मिलती है तो वहाँ इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फिर ये आगे जाके भागीरथी से मिलती है। किससे मिलती है? भागीरथी से, जहाँ इसे गंगा के नाम से जाना जाता है और यहाँ इसका नाम क्या पड़ जाता है? देवप्रयाग। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है? चलिए देखते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि मैप में भी आप लोग को बताया गया है किस प्रकार से क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए भारत की मुख्य नदी और झील। यहाँ देखिए आप सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से उसका उद्गम स्थल है। यहाँ उद्गम स्थल है, देखिए आप ध्यान से, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, देखिए इस तरह से अब आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए चिनाब, झेलम नदी है आपका, एक चिनाब नदी, उसकी सहायक नदी या झेलम है, रावी है। इधर से सतलुज नदी, ये ब्यास नदी है। ठीक है, आपका निकला है। तो इसके बाद इधर पाकिस्तान होते हुए देखिए अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, दूसरा आपका है, इधर देख सकते हैं ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो यानी तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से कहा जाता है। जब ये असम में प्रवेश करती है दिहांग, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी फिर धीरे धीरे वो बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और वही चीज़, ठीक है, जब ये गंगा नदी इधर से होके आती है, ठीक है, तो उसे बांग्लादेश में क्या, देखिए यहाँ संगम हुआ है दोनों का, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए संगम हुआ है इस जगह पर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, संगम हुआ दोनों का। तो गंगा को पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, और वही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आके मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका जमुना। ठीक है, जब दोनों का मिलन हो जाता है तो उससे उसका नाम क्या दिया जाता है? मेघना। क्या दिया जाता है? मेघना। ठीक है, मेघना। और ये दोनों आकर क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और उससे पहले अपने साथ लाई हुई जो सिल्ट, मिट्टी, गाद, उस सबको क्या करते हैं? जमा करते हैं। उससे एक बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। आप लोग को पता होगा सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैप में है। यहाँ थोड़ा सा और आगे आप लोग बताएं। यहाँ देखिए महानदी है, मैं चिल्का झील भी गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या समुद्र है, यहाँ क्या होता है? महानदी का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है कि चिल्का झील का निर्माण हुआ है। तो महानदी द्वारा आप देख सकते हैं इस जगह पे लाई गई सिल्ट को यहाँ जमा कर देने की वजह से चिल्का झील का निर्माण हुआ है, और समुद्र इस पार रह गया और चिल्का झील उस पार। ठीक है, तो चिल्का झील के बीचों बीच क्या कर दिया गया? मिट्टी वगैरह जमा हो जाने की वजह से एक द्वीप का निर्माण हो गया है। ठीक है, और
उसके उस पार जो है समुद्र है आपका। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपका जो है यहाँ असम में, ठीक है, आप देख सकते हैं असम में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई बहुत ज़्यादा मिट्टी, ठीक है, अपने साथ लाई हुई मिट्टी गाद के कारण असम में क्या बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आई थी तो जमा कर दिया गया था, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और धीरे धीरे वहाँ क्या हो गया, जमा होते होते एक द्वीप का निर्माण हो गया, ठीक है, असम में। तो उस द्वीप का नाम क्या हो गया, मांजुला द्वीप, ठीक है, असम में। और अभी एक वो जिला घोषित हो गया है। तो आप लोग के सवाल में अगर पूछा जाए कि सब नदियों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, तो मांजुला द्वीप है, ठीक है, भारत में जो है। और कहाँ पे है वो, असम में, जो अभी एक जिला घोषित हो गया है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका नागार्जुन बांध है, यहाँ कहाँ, कृष्णा नदी पर है। यहाँ देखिए कावेरी नदी, इधर गोदावरी नदी, ये नर्मदा नदी और तापी नदी। आपको पठारी क्षेत्र में भी ये चीज़ पढ़ाया गया था कि कौन सी नदी जो ढक्कन के पठार को दो भागों में, पठार को दो भागों में बांटता है, एक मध्य उच्च भूमि और एक ढक्कन का पठार में, तो वो नर्मदा नदी, ये चीज़ भी आप लोग को बताया गया था, है ना, याद रखिएगा। दूसरा चीज़ है कि तापी नदी जो है एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी आपका क्वेश्चन में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे दो नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है वो है नर्मदा और तापी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी तापी नदी है, ठीक है। पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाली एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार में बांटने वाली नदी कौन सी है, वो है नर्मदा है। तो आपका इससे 3 क्वेश्चन बन गया, और भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी और टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हम लोग का टॉपिक है। अब हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, अब हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व सिंधु एवं सतलुज नदी के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है। मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता चुके हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और फिर वो असम से होकर आते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब बांग्लादेश में वो प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है और तिब्बत में उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असम में उसे दिहांग, और फिर इधर जब वो अरुणाचल प्रदेश से इधर आके आती है तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, असम में उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी क्या है, गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। पश्चिमी ओर से क्या होती है, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बढ़ती है और ज्वारनाथ का निर्माण। ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि महानदी, गोदावरी, ये सारी चीज जो भी है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन नर्मदा और तापी दो मुख्य नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, लेकिन एस्चुरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। उससे ही ज्वारन मुख कहते हैं, ठीक है, उससे ही ज्वारन मुख कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। धीरे फिर जो है नर्मदा नदी आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तापी नदी भी हम आपको बता चुके कि ये इसका उद्गम स्थल नहीं बताएं, तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा श्रृंखला से है, ठीक है। सतपुरा श्रृंखला आप लोग पता है, जब पानी इधर जाएगा ना उधर लौटते हुए मानसून में मैं आपको बता चुका हूँ कि इधर विंध्याचल है आपका, इधर विंध्याचल है ना, ऐसे बता चुकी थी कि जब लौटता हुआ मानसून जैसे ही जाता है तो क्या होता है, यहाँ सतपुरा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मेकाल की पहाड़ियाँ ऐसे टकराती है और वर्षा करा देती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास, याद है ना। तो उसी तरह है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के में सतपुरा की श्रृंखला में है तापी नदी, ठीक है, जो इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में भी है, ठीक है। फिर है गोदावरी। आपका गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, इस चीज़ को हम नोट कर लीजिएगा।
और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र जो है नासिक, महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, तो पश्चिमी घाट के ढालों से ये निकलती है। और ये क्या होते हैं, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बहकर किधर की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छा से समझ में आ जाए। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी नदी को। ठीक है, अब है महानदी। महानदी क्या है, महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में है। ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर। इसकी अफवाह द्रोणी कौन कौन से है, तो महाराष्ट्र है, जिस क्षेत्र से होकर, अफवाह द्रोणी मतलब क्या होता है कि पानी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है उस क्षेत्र को हम अफवाह द्रोणी कहते हैं। उस नदी का उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अफवाह द्रोणी। तो ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है जो महानदी के द्वारा लाई गई। ठीक है, सिल्ट के कारण क्या होता है, जमा हो गया बीच में, तो चिल्का झील इस साइड में, चिल्का झील आपका इस साइड में, या बीच में पूरा सिल्ट जमा हो गया है और इधर समुद्र है आपका। ठीक है, सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है ना चिल्का झील। चलिए आगे की ओर देखते हैं। कृष्णा नदी आपका, कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत के निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी जो है इसकी सहायक नदियाँ तुंग, भद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, इसकी कुछ सहायक नदी है कृष्णा द्रोणी की। ठीक है, जो किस किस राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो इसकी सहायक नदियाँ इन राज्यों से होकर मिलकर एक बड़ी नदी यानी कृष्णा का निर्माण करती है, कृष्णा द्रोणी का, और वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कावेरी द्रोणी भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलकर तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में फिर ये भी मिल जाती है। ठीक है, इसके भी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, और इसकी द्रोणी यानी ये जिस क्षेत्र से होकर बहती है उस क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, कावेरी नदी बनाती है। ठीक है, कावेरी नदी द्वारा सबसे बड़ा जलप्रपात बना, जैसे कि आप लोगों को बताया कि क्या होता है कि जैसे पहाड़ों से जैसे ही ऐसे मान लीजिए पहाड़ों से जैसे पानी नीचे की ओर गिरती है तो ये हम लोग क्या कहते हैं, झरना आप लोग कहते हैं ना, तो इसे हम लोग जलप्रपात, वाटरफॉल, जो भी आप कहे सब एक ही है। ठीक है, चलिए अब है झील। झील के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से झील का निर्माण होता है। फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं उल्का पिंड गिर गया तो जिसके कारण गड्ढे का निर्माण हुआ, जब वर्षा में मौसम में पानी भर जाता है तो झील का निर्माण होता है। जब नदियाँ सीधी की ओर बढ़ती है, टेढ़ी मेढ़ी से सीधी की ओर जाती है, तो वो क्या करती है, एक अंश जो है छोड़ देती है, वो अंश जो है झील का निर्माण होता है। उसे गोखुर झील के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एक प्रसिद्ध झील जो है डल झील है। ठीक है, एक बुलर झील है जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है भारत में, तो बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। एक डल झील है जो कश्मीर की घाटी में है। तो वहाँ क्या होता है आपका घाटी मतलब झील के बीचों बीच क्या होता है आपका दुकान वगैरह लगा रहता है और लोग नाव से शॉपिंग करने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पर्यटक स्थल है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका झील हो गया। तो सारी चीज़ें आप लोग को देखिए, यहाँ गोखुर झील का निर्माण करती है, मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो आप लोग का सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गए। जितने भी नदियाँ हैं, अफवाह तंत्र क्या, अफवाह तंत्र कैसे बनते हैं, ठीक है, नदियाँ की अवस्थाएँ आप लोग को बता दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग का कवर हो गए, सारे टॉपिक्स। अब है कि नदियों का अर्थव्यवस्था क्या है और हमें इससे क्या है प्रदूषण, नदी में प्रदूषण कैसे होता है ये चीज़। तो आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि नदियों का अर्थव्यवस्था क्यों हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि जो सिंचाई व्यवस्था है, हम लोग जो कृषि पर लोग निर्भर रहते हैं वो नदियों द्वारा पानी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है नदी हमारे लिए। ये हमारे लिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो मानव के लिए बहुत आवश्यक है। ये कृषि पर जो लोग निर्भर है उसको पानी की आवश्यकता हो सकती है, तो उसे कहाँ से पानी मिलेगा। ठीक है, तो नदियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अर्थव्यवस्था, यहाँ जैसे आपको सवाल भी पूछा है कि नदियों से अर्थव्यवस्था का क्या महत्व, क्या कनेक्शन है, ठीक है, तो क्या संबंध है, तो इस तरह से आप बोलिएगा, लिखिएगा वहाँ पे
तो समझ लीजिए। दूसरा है जो भी जनसे जीविका उपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मान लीजिए वो जीवन को जी, हमें अगर मान लीजिए जिंदा है तो हम कहाँ से खाना, जो खाना में मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, वो बगैर पानी के तो नहीं बन रहा है ना, तो इसीलिए, और वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो इस तरह से। अब नदी प्रदूषण, तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जितने भी कचरा है, कारखाने हैं, उन सभी के जो है सब नदी में जाके गिरा देता है, और उसको क्या फिल्टर नहीं किया जाता, उस पानी से ही फिर आगे बढ़ते हैं, लोग बीमार होते हैं, ठीक है। तो नदी प्रदूषित हुआ जा रहा है, जिसके कारण जनसंख्या में भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, जीव जंतु में, क्योंकि वो पानी ही जीव जंतु पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नदी प्रदूषण होता है, जिसके कारण हमारा औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, नगरीय शहरीकरण में भी प्रभाव पड़ता है, हमारी जनसंख्या के स्वास्थ्य में भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए स्वच्छ जल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल है तो जीवन है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। अब आप लोग का आंसर क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, इसको जो है आगे के क्लास में बताएंगे, और इसका जो भी PDF है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन अगर आप लोग को पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को आपके क्लास के सब ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आंसर मिल जाए, समझ में आ जाए चैप्टर्स को, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। नहीं तो ऐसा होता है कि सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन में आपके पास नहीं गया, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं सकिएगा तो मैं कल फिर आगे का वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।